हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर शिक्षा पर। तो आज हम ये हमारी वर्णमाला की तीसरी क्लास है और हम चीज़ें वहीं से कंटिन्यू रखेंगे जहां से हमने कल छोड़ा था। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी वीडियो है और हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो उसके आगे हमें क्या पढ़ना था, स्वरों का वर्गीकरण। तो हमने उस चीज़ को लिख दिया बोर्ड पे। ठीक है, तो आइए जानते हैं स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है, किस प्रकार से हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है स्वरों को वर्गीकरण में जो पहली चीज़ हमने लिखी है वो लिखी है कि रचना, बनावट, उच्चारण, काल, समय, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए रचना, बनावट, उच्चारण, काल, समय, मात्रा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण करते हैं दो प्रकार से करते हैं। लेकिन एक चीज़ नोट करिए आप कि यहाँ पर इतना नाम लिखने का अर्थ है क्या। इतना नाम जैसे हमने लिखा रचना, बनावट, उच्चारण, काल, समय, मात्रा, चूँकि आबलिक लगा के हमने लिखा है। देखिए ये सारी चीज़ों का मतलब एक ही है, लेकिन पेपर में आपको किस नाम से दे दिया जाता है क्वेश्चन, ना हमें पता है ना आपको पता है, इसलिए इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। ठीक है, कि इनका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो रचना के आधार पर पूछ सकता है स्वरों का वर्गीकरण, बनावट के आधार पर पूछ सकता है, उच्चारण, काल के आधार पर पूछ सकता है, समय, मात्रा के आधार पर भी पूछ सकता है। तो कहने का मतलब कहीं से भी नाम देकर आपको उसका वर्गीकरण पूछ सकता है। ठीक है, तो आप सारे नामों को याद रखिए, सारी चीज़ें आप याद रखें। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनका प्रयोग सिर्फ इनका वर्गीकरण जो है दो प्रकार से किया जाता है। हमने पहले लिख दिया दो, अब एक में एक पहला लिखा हुआ है मूल, ह्रस्व, छोटा, प्राथमिक, रूढ़। यहाँ पे भी देखो हमने कई नाम लिखा है, क्योंकि सारे चीज़ों का मतलब एक ही होता है लेकिन नाम कई हैं, तो आपको सारे नाम याद करने पड़ेंगे। मूल, ह्रस्व, छोटा, प्राथमिक, रूढ़ के आधार पर जो स्वर होते हैं वो चार प्रकार से होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए जो कि आपको यहाँ स्पष्ट हो रहा है। देखिए अगर प्राथमिक नहीं समझ में आ रहा, रूढ़ नहीं समझ में आ रहा, मूल कहने के लिए नहीं समझ में आ रहा, तो ह्रस्व या छोटा से आपको स्पष्ट हो रहा है जो छोटे स्वर होते हैं जिनमें मात्रा है, कह लीजिए एक तरीके से कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनका जो इनमें जो स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो ये चार स्वर आते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं, इसमें मात्र चार स्वर आते हैं। उन चारों को हमने यहाँ पे लिख दिया है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने चार स्वरों को लिख दिया है अच्छे से। अब देखिए इन चारों को, दूसरा जो हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है वो क्या है, इसका जो सेकंड पार्ट है गुरु, दीर्घ, संधि, सांध के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो गुरु, दीर्घ, संधि, सांध के आधार पर जो स्वर आते हैं वो सात स्वर आते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि हमने कल की वीडियो में, परसों और उसके एक पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा था, जो दो वीडियो हमने पढ़ चुके हैं, कि स्वर टोटल 11 होते हैं। और हमने यहाँ पे पहले ही वाक्य लाइन में चार स्वरों का डिस्कस कर लिया है। तो अर्थात अब हमारे पास सात स्वर ही बचते हैं ना। टोटल 11 होते हैं, चार हमने यहाँ पढ़ लिया, तो अब बचते हैं हमारे पास सात। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं गुरु, दीर्घ, संधि, सांध के आधार पर जो स्वर होते हैं वो सात होते हैं। देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ। ठीक है, देखिए आपको सात स्वर लिखे दिख रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे कहा गुरु। गुरु मतलब होता है जो गुरु, देख सकते जो गुरु हम किसे कहते हैं, जो सबसे बड़ा होता है ना, गुरु का दर्जा हमेशा सबसे ऊंचा होता है, इसीलिए मुझे गुरु कहते हैं। दीर्घ मतलब भी बड़ा होता है। देखिए हमने लिखा संधि और सांधि, इसका क्या मतलब, इसका क्या अर्थ है। संधि क्या होता है, देखिए हमने कहते हैं ना कि दो लोगों ने संधि के लिए, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को लेकर विवाद चल रही थी दो लोगों में, लेकिन आगे चलकर उन दोनों ने संधि कर लिया। अभी किसी राजनीतिक पार्टी को ले लीजिए कि मान लीजिए कोई दो पार्टियां थी जिन्होंने पहले विवाद है कुछ भी था, अभी दोनों ने प्रेजेंट टाइम में संधि कर ली है, मतलब दो चीज़ों को मिला लिया गया है ना, उसे हम संधि कहते हैं या सांधि कहते हैं। तो सेम यहाँ पे संधि और सांध लिखने का एकमात्र अर्थ है कि यहाँ पे दो वर्डों को, देखिए हमने लिखा बड़ा कैसे बना, छोटा प्लस छोटा मिलके, बड़ी कैसे बनी है, छोटी प्लस छोटी मिलके। ठीक है, तो यहाँ पे जो बन रहा है, अब नोट करिएगा कि दो वर्डों से मिलकर एक बड़ा वर्ड बना। दो वर्डों के मिलने से एक बड़े वर्ड की आवृत्ति हो रही है, बड़े वर्ड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि संधि और सांध यहाँ पे नाम दिया गया, क्योंकि ये शब्द पेपर में पूछा गया है। ठीक है, बच्चे गलत करके आए होंगे, गलत किए थे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे संधि या सांध के आधार पर तो ये चार होता है। अब हमने लिखा है यहाँ पे एक चीज़ और कि ये मूल दीर्घ स्वर है, जो यहाँ तक की है चीज़ें ना, ये देखिए ये जो है मूल दीर्घ स्वर है। और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, यहाँ से जो स्टार्ट होती चीज़ें यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ये हमारे संयुक्त मिश्रित दीर्घ स्वर है। अब हम बात करते हैं कि संयुक्त मिश्रित दीर्घ स्वर क्या होते हैं। देखिए इनके उच्चारण में या इनका निर्माण करने में दो ही स्वरों का मतलब इस्तेमाल किया गया है या प्रयोग किया गया है। ठीक है, इनके देख लीजिए, इनका मतलब दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, ठीक है, इनको मिश्रित कह दिया। अब जैसे हम अगर ए को ले लेते हैं, देखिए ए को अगर हम ले लेते हैं, ए की बात करते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया ए, देखिए हमने लिख दिया ए। ठीक है, हमने लिखा ए बना कैसे हमारा, ए बना है छोटा आ, यहाँ पे देख
छोटा आ प्लस छोटी ई से बना है, ठीक है। लेकिन अब देखिए छोटा आ प्लस ए से बना है, छोटा आ प्लस ए से बना है, लेकिन ये से बना है एक ए से, है ना। और ये ए किससे बना है, छोटा आ प्लस छोटी ई से बना है, ठीक है। इस प्रकार अगर हम चीज़ नोट करें तो यहाँ पे एक आ गया हमारा एक ए छोटा आ प्लस एक और छोटा आ प्लस एक छोटी ई, ठीक है। तो यहाँ पे दो से अधिक स्वर हो रहे हैं, इसलिए इसको दो से अधिक स्वर प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए इसे हम संयुक्त मिश्रित स्वर का नाम दे रहे हैं। आप यहाँ पे इस चीज़ को नोट करने की ज़रूरत नहीं, समझाने के लिए आपको था सिर्फ, तो इसलिए इसको संयुक्त मिश्रित स्वर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, प्लुप्त वैदिक त्रैमात्रिक स्वर के आधार पर जो स्वरों का भेद होता है वो सिर्फ मात्र एक ऐसा ही स्वर है जिसे हम प्लुप्त स्वर या वैदिक या त्रैमात्रिक, वैदिक क्यों कहते हैं कि इसको हम वेद में भी पढ़ते हैं, ज़्यादातर इसका प्रयोग वहीं हुआ, ज़्यादातर के मतलब मान के चले लगभग इसका प्रयोग वहीं ही हुआ है, ठीक है, वेदों में। अब देखिए एक आपने जब हम पढ़ते हैं दोहा पढ़ते हैं ना, पद्य की बात करते हैं हम हिंदी में, दोहा वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको एक अक्षर मिलता होगा यस आकार का लिखा हुआ, इसे मतलब आप मान लीजिए एस आकार में ऐसे करके कुछ अक्षर मिलता होगा आपको, देखिए नोट करिएगा इस चीज़ को, ठीक है। यस आकार का आपको एक अक्षर मिलता होगा, इसे कहते क्या है, इसका जो नाम है हमने यहाँ लिखा अवगरा, ठीक है। इससे अवगरा कहते, बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है क्योंकि बारीकियाँ होती हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, अवगरा कहते हैं। इसका जैसे हम लिखते हैं ओम, इसका प्रयोग अगर देखते हैं तो जैसे देखिए जो सिंगर्स होते हैं ना हमारे संगीतकार, जो गाना गाते जब आलाप लेते हैं ना, लंबा आलाप को खींचते हैं, वहाँ पर अगर इसको उस चीज़ को जब हम लिखते हैं ना तो वहाँ पर इस अवग्रह स्वर का प्रयोग किया जाता है। या मान लीजिए कि किसी जैसे हम दोहा पढ़ते हैं वहाँ पर भी इस चीज़ का होता है, या अगर इसका शुद्ध प्रयोग की बात करते हैं तो जैसे होता है ना, कोई रोता है तो रोने में लंबा सांस खींचता है ना, कोई गाना गाता है तो लंबा खींचता है। या ऐसा मान लीजिए कि जब किसी दूर खड़े व्यक्ति को हम बुलाते हैं ना तो हमें बहुत लंबा करके बुलाना पड़ता है, इसे लंबा सांस करके बुलाना पड़ता है ना, उस जगह पे इसका प्रयोग होता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके प्रयोग में हमने पहले लिख दिया है, रोने, गाना गाने या दूर खड़े व्यक्ति को पुकारने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है, ये नोट करने वाली बात है क्योंकि ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है। प्रयोग आप समझ सकते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, इसे कहते क्या है, किस आधार पर इनका उच्चारण किया गया, वर्गीकरण किया गया है, इस चीज़ को आप नोट जरूर करिएगा। दूसरी बात, ठीक है। अब देखिए जो तीसरा हमारा उच्चारण है वो उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। जैसे हमने तो उच्चारण कई प्रकार से किया है, हम जितने भी वर्ड या शब्द कुछ भी जो बोलते हैं वो अपने इतनी चीज़ों का प्रयोग करके बोलते हैं, कह लीजिए गर्दन के ऊपर की चीज़ों का प्रयोग करके बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है, एक होता है कंठ, कंठ का हम प्रयोग करते हैं। कंठ पता है क्या होता है, जब समुद्र का मंथन हुआ था उसमें से विष निकला था ना, तो भगवान शिव ने वो पी लिया था, तो कहाँ पे रखा था उससे, क्या नाम है, विष को, उसको यहाँ पे कंठ पे रखा था। तो ये जो चीज़ें होती है ना इसको हम कंठ बोलते हैं ना, यहाँ से आप स्पष्ट हो जाए, कभी नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। तो कंठ जो होता है, कंठ से दो स्वरों का क्या नाम है, दो वर्णों का क्या नाम निर्माण होता है, ठीक है, या उच्चारण हम करते हैं दो वर्णों का, छोटा और बड़ा। तालु होता है जिसे हम ताला भी बोलते हैं, इसे छोटी बड़ी। एक होता है मूर्धा जिसे री बोलते हैं, ओष्ठ जिसे छोटा हो या बड़ा हो। एक है कंठ तालु जिसे ए या ऐ बोलते हैं, और एक है कंठोष्ठ जिसे वो या बोलते हैं। अब देखिए कंठ हमने बता दिया, ये होता है जिसे बड़ा या छोटा का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके उच्चारण करते हैं। एक होता है तालु। अब ई, देखिए अगर शुद्ध उच्चारण करेंगे ना तो तालु के प्रयोग से ही आप छोटी या बड़ी का उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गई। मूर्धा री होता है, री जो मूर्धा हमारा आगे वाला हिस्सा होता है, री, ठीक है। आप बोल के देखिएगा, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा री कहाँ से हम बोल रहे हैं, उसे हम मूर्धा ही कहते हैं। एक होता है ओष्ठ, ओष्ठ आपको पता चल रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसे ओष्ठ बोलते हैं। ओष्ठ का जब हम प्रयोग करते हैं, देखिए हम छोटा ऊ बड़ा ऊ बोल रहे हैं ना, तुम्हारे ओठ थोड़ा वृत्ताकार हो रहा, गोलाकार के तरीके से बना हमारा ओठ। आप एक बार बोल के ट्राई करिए, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना। तो इस तरीके से, तो इसे हम बोलते हैं कि इनका उच्चारण करने में हमें ओष्ठ का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। एक होता है कंठ तालु, हमने पहले बताया कंठ क्या होता है, तालु क्या होता है। तो इन दोनों की सहायता से जो वर्ड बोलते हैं वो है ए और ऐ, और कंठोष्ठ जिसमें कंठ और ओठ का दोनों का प्रयोग होता है, उसमें ओ होता है और औ होता है। अब आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखिए ओष्ठ के आधार पर स्वर भेद दो प्रकार से होते हैं। अगर ओष्ठ के आधार पर स्वर भेद की बात करें तो ये भी दो प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं, एक होता है वृत्तमुखी अवृत्ताकार, एक होता है अवृत्तमुखी अवृत्ताकार। जो वृत्तमुखी होता है, वृत्तमुखी कहने का मतलब क्या है,
गोलाकार, जहाँ पे वृत्त बनता हो। अब वृत्त कहाँ बनेगा, हम छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, इन 4 स्वरों का जब उच्चारण करते हैं, आप खुद एक बार करके देखिए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, इन 4 स्वरों का जब उच्चारण करेंगे तो आपका जो ओठ है एक वृत्ताकार आकार लेता है, एक वृत्त रूपी आकार लेता है, इसलिए हम इसे वृत्ताकार या वृत्तमुखी कहते हैं। बाकी जो हमारे स्वर होते हैं, ठीक है, उनका जब उच्चारण करते हैं तो वो हमारे वृत्तमुखी आकार नहीं लेते हैं या वृत्ताकार आकार नहीं, इसलिए हम उन्हें अवृत्तमुखी या वृत्ताकार कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। रचना या बनावट के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण वो 2 प्रकार से किया गया है। पहला क्या गया, मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर, छोटा स्वर, प्राथमिक स्वर, रूढ़ स्वर के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, छोटा, छोटी, छोटा वो और री। ठीक है, यहाँ पे 4 होता हमने स्पष्ट कर दिया है, पहले बता दिया है। दूसरा है गुरु दीर्घ संधि सांध के आधार पर हमने बताया गुरु दीर्घ क्यों कहते हैं, सांध या सांध क्यों कहते हैं, संधि या सांध क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए आप, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे हमने बताया इसके 7 स्वर होते हैं। ठीक, हमने यहाँ पहले बताया कि यह 7 प्रकार के होते हैं, इन्हें स्वरों की संख्या 7 है, 4 पहले डिस्कस कर लिया, 7 यहाँ पे। तो 7 कौन कौन से है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ, ये जो हमारे 7 होते हैं ये गुरु दीर्घ संधि सांध के आधार पर जो स्वर होते हैं ये होते हैं। ठीक है, और हमने बता दिया कि इन्हें मूल क्यों कहते हैं, मिश्रित क्योंकि यहाँ पे मिश्रित का स्पष्टीकरण भी कर दिया है। देखिए, जब आप चीज़ों का स्पष्टीकरण करते हैं ना, कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन होता है, आप वहाँ पे छोड़ दें तो कन्फ्यूजन बना रह जाता है, आगे क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। लेकिन यदि उसी चीज़ का वहीं पर समाधान कर लीजिए, उसका स्पष्टीकरण कर लीजिए, चीज़ें आप नहीं भूलेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्पष्टीकरण कर दिया, आप शायद इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। देखिए, प्लुप्त वैदिक त्रैमात्रिक स्वर हमने भी बताया इसको, इसके आधार पर एक होता है यस आकार का जो बना होता है ना, औगरा बोलते हैं इसे। ठीक है, जिसका प्रयोग ओम राम, हमने उदाहरण देखे, 2 उदाहरण हमने भी लिख दिया है, ओम राम, है ना। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, रोने, गाने, गाना गाने या दूर खड़े व्यक्ति को पुकारने अर्थात बुलाने आदि में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर भेद, चीज़ें समझने वाली हैं, नोट करने वाली हैं, चीज़ों को आप नोट जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप नोट करेंगे, रिवीजन करेंगे, वो बहुत ही परफेक्ट लगेंगी चीज़ें। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर भेद 6 प्रकार से हमने बताया, कंठ, तालव, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ, तालु, कंठोष्ठ, ये क्या होती है हमने ये भी समझा दिया। ठीक है, अब देखिए, डिजिटल बोर्ड अगर होता तो हम आपको एक स्पष्टीकरण पूरा इसका जो पार्ट होता है ना ये शरीर में, उसको हम यहाँ पे उस डिजिटल बोर्ड में लगाकर आपको एक एक करके समझाते, लेकिन इस वाइट बोर्ड पे नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको करना, और जब इसका प्रयोग करेंगे तो आप उस चीज़ का उच्चारण करिएगा, इन वर्डों का उच्चारण करिएगा, तो एक बार महसूस करिएगा, फील करिएगा कि कहाँ से इन वर्डों का उच्चारण हो रहा है। हमारे मुख में ओठ का प्रयोग हो रहा है, जिह्वा का प्रयोग हो रहा है ना, तालब जिसे ऊपर बोलते हैं, कंठ, यहाँ तालब ऊपर होता है। किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं हम, तो किन वर्डों का उच्चारण होता है, आपको स्पष्ट सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा, आप चीज़ें करते रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं चीज़ें। ठीक है, हमने बताया जो नेक्स्ट था, ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ जो होता है हमारा, ओठ नहीं बोलते ना, ओठ को ही ओष्ठ बोलते हैं, उसके आधार पर जो स्वर भेद होते हैं वो 2 प्रकार से मैंने बताया। एक बताया वृत्तमुखी, दूसरा बताया अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी क्या होता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ये जो 4 होते हैं क्या होता है वृत्तमुखी, क्योंकि इनका जब उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख जो है, हमारा ओठ जो है वो ओ आकार का हो जाता है, कहने का मतलब गोलाकार का हो जाता है, वृत्त का आकार का हो जाता है, इसलिए इसे हम वृत्तमुखी कहते हैं। बाकी वर्डों का उच्चारण में ऐसा कोई कंडीशन है नहीं कि वृत्त बनता है, इसलिए इसे अवृत्ताकार कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। आपको नोट्स बिल्कुल बनाते रहिएगा और इस सब सारी चीज़ों को अच्छे से नोट करते रहिएगा। तो इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो अच्छी लग रही होंगी, और यदि ये सारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट करिए, और हमें बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।